Good morning, students. In the last video, we were discussing about genetic engineering. और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने जनरल प्रोसेस देख लिया था कि किस तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? जनरल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जनरल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस है इसे हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके हमने स्टेप्स देखे थे। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट आप कितने स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि जो भी आपके पास डिजायर्ड जीन है, जो भी आपका डिजायर्ड जीन है जिसके कारण कोई डिजीज हो रही है या कोई पर्टिकुलर सिम्टम शो नहीं हो रहा है या ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, उस डिजायर्ड जीन को आप सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ क्या कर लेंगे, उसे आइसोलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ? आइसोलेट का मतलब क्या है? आप उसे सेपरेट कर लेंगे कि जो भी आपका डिफेक्टिव जीन है उसका जो भी नॉर्मल जीन है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसे आइसोलेट कर लेंगे। जैसे ही आपने डिजायर्ड जीन का सिलेक्शन किया, इस डिजायर्ड जीन के अकॉर्डिंग, इस डिजायर्ड जीन की लेंथ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपके पास एक वेक्टर सेलेक्ट हो गया, इस वेक्टर के साथ साथ आप क्या कर देंगे, जो भी आपका डिजायर्ड जीन है इसे इंसर्ट कर देंगे। और जैसे ही आप वेक्टर में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले डिजायर्ड जीन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसे आइसोलेट किया। ऐसा हम कैसे करेंगे इसके बारे में अभी हम देखेंगे। उसके बाद जैसे आपने इसे आइसोलेट किया, आपने वेक्टर को सेलेक्ट किया और वेक्टर के पास आपने डिजायर्ड जीन को आपने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस देखिए, जैसे आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करेंगे, किसी होस्ट में इंसर्ट करेंगे, किसी भी होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे ताकि क्या हो सके, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अपने आप को क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। जो भी आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ही होस्ट सेल डिवाइड करेगी तो अपने साथ साथ उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी क्या कर देगी, नंबर में इंक्रीज कर देगी। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आप इसे अपने किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल की हो और या वो प्लांट की सेल हो, जिस भी सेल में इस जीन की नीड है वहाँ पे आप इसे क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद जो लास्ट पॉइंट है, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि ये किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन या एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। जो जीन आपने ट्रांसफ़र कराया, यह जीन एक्टिव रहा या इनएक्टिव कंडीशन में रहा, इसके लिए क्या करेंगे, आप इसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। तो देखिए हम बात करेंगे इस प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि डिजायर्ड जीन का आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन। तो जो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन एंड इट्स आइसोलेशन। जो भी आपके पास डिजायर्ड जीन है उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद इसे आप क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए डिजायर्ड जीन के आइसोलेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम्स की नीड होती है। और वो स्पेसिफिक एंजाइम क्या है आपके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज।
डिजायर्ड जीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिजायर्ड जीन के सिलेक्शन के लिए और आइसोलेशन के लिए हमें एक एंजाइम की नीड होती है। वो एंजाइम क्या, आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। देखिए, जिस भी वर्ड के पीछे एज लग जाता है वो वर्ड किसको डिनोट करता है, आपके एंजाइम को डिनोट करता है। क्लियर हुआ? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है? देखिए, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज से आपका मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर एक्टिव, सॉरी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन यानी कि जहाँ से कट करेगा, जो साइट है जहाँ पे ये एक्टिव होगा वो साइट क्या है, रेस्ट्रिक्ट है, फिक्स है कि हाँ इसी साइट के ऊपर ये काम करेगा। अगर वो साइट नहीं मिली तो ये आपका एंजाइम काम नहीं करेगा। तो डिजायर्ड जीन को सेपरेट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की नीड होती है। और जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, आर्बर ने और स्मिथ ने। डिस्कवर्ड बाय आर्बर एंड स्मिथ। तो आर्बर ने, स्मिथ ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आपका डिस्कवर किया। अब देखिए क्या होता है, ये जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से क्या करेंगे, कट करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दीज एंजाइम्स cut the DNA molecule at a specific site. These enzymes cut the DNA molecules at a specific site. किसी स्पेसिफिक साइट को ये पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से क्या कर देंगे, जो आपका डीएनए है उसे क्या कर देंगे, आप कट कर देंगे। अब देखिए, जो कट करने का काम है स्पेसिफिक साइट से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेंगे। और कट करने का काम किसका होता है, सीजर का। डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, इसीलिए क्या बोल देता है इसे हम, मॉलिक्यूलर सीजर्स। कि जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इन्हें हम एंजाइम्स के साथ साथ और क्या कह देता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। इसे हम और क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कह देते हैं, क्योंकि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम ये कर रहा है। अब हम देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है ये नेचुरली। दीज एंजाइम्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। आपके नेचुरली कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें ई बैक्टीरिया। ई बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस आपके राउंड बैक्टीरिया होते हैं। इसी के साथ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, इसके पास भी ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। थर्मस एक्वेटिकस में एक स्पेसिफिक आपके एंजाइम भी एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है। वो कौन सा, टैक एंडोन्यूक्लियेज, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, इसके 3 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टाइप 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टाइप 2 and restriction endonuclease टाइप 3। जनरली जो हम
जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप काम में लेते हैं वो कौन सा एंजाइम होता है आपके पास? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 इज मेनली यूज्ड फॉर द जीन क्लोनिंग एंड द रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो इकोलाई, इकोराई, हिंद थर्ड और हिंद सेकंड, ये एंजाइम्स ऐसे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो टाइप 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं और आपके किस में काम में आते हैं? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट भी यूज नहीं किए जाते हैं और टाइप थर्ड भी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं किए जाते हैं। अब देखिए हमने बात की इसकी टाइप 2 की और हमने नाम दिया इको आर फर्स्ट, जिसे हम इकोराई भी कह देते हैं, इको आर फर्स्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो ये इको आर फर्स्ट है ये हमने नोमेनक्लेचर कैसे किया, क्या बेस है इनके नोमेनक्लेचर का? तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि किस तरीके से, तो दो एग्जांपल थे यहाँ पे इको आर फर्स्ट और हिंद सेकंड, तो किस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ? नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सही है, nomenclature of restriction endonuclease। एंजाइम कि हम किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो एग्जाम्पल हम किसका लेके चलते हैं? इको आर फर्स्ट का, इको आर फर्स्ट। अब ये नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया गया वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल 4 स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप है, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है एंजाइम का, यहाँ पे हम किसको लेके चलते हैं? ई को। जो फर्स्ट लेटर है एंजाइम का वो किसको शो करेगा? जिस बैक्टीरिया से आपने इस जीन को सेपरेट किया है। क्लियर है? तो जो फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट लेटर है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एंजाइम इज ऑफ जीनस। इसका जीनस, जिस बैक्टीरिया से, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से आपने ये जो एंडोन्यूक्लियस को सेपरेट किया है उस बैक्टीरिया का क्या है? ये जीनस है। और इस जीनस को हम कैसे लिखेंगे? ऑलवेज कैपिटल लेटर में। कैसे लिखेंगे आप इसे? ऑलवेज कैपिटल लेटर में। जैसे कि जो इको आर फर्स्ट बैक्टीरिया है, ये इको आर फर्स्ट या इको आर आई बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई आपके बैक्टीरिया से मिला था। कहाँ से सेपरेट किया था इसे? ई कोलाई बैक्टीरिया से सेपरेट किया था। अब देखिए ई कोलाई कौन सा बैक्टीरिया आपका? ईस्चीरिया कोलाई। तो यहाँ पे जो ई है किसको शो कर रहा है? जीनस को। और कोलाई क्या है इसकी? स्पीशी। हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को शो करेगा और जो सेकंड है वो किसको शो करेगा? स्पीशी को शो करेगा। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीशी कैसी होगी? स्मॉल। तो ये तो क्या हो गया? जीनस। और ये बैक्टीरिया की क्या हो गई? स्पीशी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस का ही फर्स्ट लेटर होगा और इसे हमेशा क्या करेंगे आप? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए सेकंड पॉइंट, जैसे ही आपने जीनस लिख दिया तो सेकंड आप क्या लिखेंगे इसमें? जो सेकंड और थर्ड, ये सी एंड ओ जो हमने लिखा है ये किसको शो कर रहा है? आपकी जो सेकंड और थर्ड जो दो आपके लेटर्स हैं वो किसको शो करेंगे? स्पीशी को। सेकंड एंड थर्ड लेटर किसको शो करेंगे? ये स्पीशी को। और जो ये तो 2 लेटर्स है स्पीशी के, ये हमेशा कैसे लिखने में आएंगे? स्मॉल लिखने में आएंगे। कैसे लिखेंगे आप इन्हें? स्मॉल में लिखेंगे। और साथ ही साथ इन तीनों को हम कैसे लिखेंगे? इटैलिक्स। इटैलिक्स में आप लिखेंगे, यानी कि आप इन्हें थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे, स्ट्रेट नहीं लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे इसे आप। अब देखिए जो कोलाई जो बैक्टीरिया की जो स्पीशी थी इसके फर्स्ट 2 लेटर ले लिए सी एंड ओ,
तो यहाँ पे लिख दिए सी एंड ओ। फर्स्ट जो लेटर था वो तो जीनस का आ गया, सेकंड और थर्ड जो लेटर था वो किसका आ गया, स्पीशी का आ गया। और इस स्पीशी के लेटर को, स्पीशी के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में हम इन्हें लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आर की। ये आर क्या दिखा रहा है, तो अब जो आपके पास जो फोर्थ लेटर होगा, फोर्थ लेटर बैक्टीरिया के स्ट्रेन को दिखाएगा। जो आपका फोर्थ लेटर है, ये फोर्थ लेटर क्या करेगा, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को दिखाएगा। जैसे हमें पता है जनरली बैक्टीरिया के पास दो स्ट्रेन होते हैं, एक तो आर स्ट्रेन है और एक एस स्ट्रेन है। इनमें से एक तो विरुलेंट होता है और एक क्या होता है आपका नॉन विरुलेंट। अब जो बैक्टीरिया के आपने आर स्ट्रेन से या एस स्ट्रेन से इस एंजाइम को सेपरेट किया है, उस स्ट्रेन को क्या करेगा, शो करेगा। तो जो ई को आर, फर्स्ट जो बैक्टीरिया जो एंजाइम है वो ई कोलाई के आर स्ट्रेन से आपने क्या करा है, सेपरेट किया है। कौन से स्ट्रेन से सेपरेट किया है, आर स्ट्रेन से। तो क्या शो करेगा, ये आपके स्ट्रेन को शो करता है। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है ये, कि जो भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो किसी आपकी सेल से ऑर्गेनिज्म से मिला है, उसको आप कितने एंजाइम सेपरेट कर सकते हो अगर आप मोर देन वन कर रहे हो। तो ये फर्स्ट वाला एंजाइम है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन से नंबर का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आपने सेपरेट